बहुत से लोग सेकंड हैंड गाड़ियों के शौकीन होते हैं या बहुत से लोगों की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की मजबूरी हो सकती है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह सत्य है कि बहुत सी सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदी भी जा रही है और पब्लिक द्वारा इस्तेमाल भी की जा रही है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न उठता है कि क्या सेकंड हैंड गाड़ी यदि हम किसी डीलर के पास से खरीदते हैं तो क्या जब उसकी आरसी खरीदार अपने नाम पर करवाता है तो उस गाड़ी का जो असल मालिक है उसका होना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर सेकंड हैंड गाड़ियाँ किसी डीलर के पास से ही खरीदी जाती है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि किसी असल मालिक ने कोई गाड़ी बेची हो, क्योंकि कोई व्यक्ति जब गाड़ी बदलता है तो या तो अपनी वह नई गाड़ी खरीदता है और उसके बदले में उसके पास एक आसान सा विकल्प होता है कि वह जिस एजेंसी से अपनी कोई गाड़ी नई खरीद रहा है वो वहाँ पे ही अपनी पुरानी गाड़ी को बेच देता है और उसमें से जो उस पैसे उस गाड़ी की रकम के लगाए जाते हैं वो घटाकर उसको जो बकाया पैसे हैं वो भरने पड़ते हैं। तो ये एक कारण है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो नई गाड़ी अपनी एक्सचेंज करना चाहते हैं वो पुरानी वहाँ पर डीलर को ही भेज देते हैं और डीलर लोग ऐसी ही पुरानी सेकंड हैंड गाड़ियों को किसी और खरीदार को उन्हें बेच देता है। बहुत से हमारे क्लाइंट्स या जानकार लोग ये प्रश्न कर रहे होते हैं कि हमने किसी डीलर से कोई हमने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है और क्या अब जो उसके कागजात अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने हैं तो वहाँ पर जो उसका असल मालिक है उसको हमें बुलाना ज़रूरी होता है, या जो डीलर जो साइन किए हुए जो उनके मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो फॉर्म्स होते हैं उन पर जो साइन किए होते हैं पहले ही वही होना काफ़ी होता है। तो इसमें प्रोसीजर तो ये होता है कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ पर जो व्हीकल होते हैं वो यदि दूसरे व्यक्ति के नाम पर या दूसरे खरीदार के नाम पर ट्रांसफ़र होते हैं तो जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो निर्धारित फार्म, अभी फार्म नंबर 29 और फार्म नंबर 30 और उनके साथ ही दोनों ही पार्टी खरीदार और बेचने वाले के एफिडेविट भी उसमें बनाए जाते हैं कि जो तमाम प्रकार की जो पेमेंट्स है उस गाड़ी के संबंध में वो प्राप्त कर ली गई है और चुकता कर दी गई है और कोई वैसा जो कागजात है एक्सीडेंट क्लेम वगैरह वो कोई भी इस व्हीकल पर नहीं है। और साथ ही फिर जो गाड़ी का मालिक होता है और जो उसका जो नया खरीदार होता है उनके पते से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लगाए जाते हैं। और यदि कोई कार खरीदी या बेची जा रही है तो पैन कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाई जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट और प्रोसेस होता है और ये सारी चीज़ें जो असल गाड़ी के ओनर होते हैं उनके द्वारा ही ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए और उन्हीं के द्वारा जो हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए। तो कई बार जब हम डीलर से इस तरह का कोई वाहन खरीद लेते हैं तो वास्तविकता का पता नहीं चलता कि क्या असल व्यक्ति द्वारा ही साइन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और जो डीलर हमें या आपको जो कागजात मुहैया करवाता है उन्हीं के आधार पर गाड़ी को आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कई बार इसमें फिर धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। या तो कोई लेन देन डीलर या फाइनेंसर के बीच में और गाड़ी मालिक के बीच में हो जाता है और कई बार कोई सौदा कैंसिल हो जाता है या कोई और किसी भी कारण का डिस्प्यूट हो सकता है। तो जो असल मालिक होता है जब उसने वास्तव में अपने हस्ताक्षर उन कागज़ों पर नहीं किए होते हैं तो वो कुछ शिकायत इस संबंध में कर सकता है कि मेरे गलत
हस्ताक्षर या गलत दस्तावेज लगा करके मेरी गाड़ी को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए जब भी कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी जाए तो जिस भी डीलर से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसे ज़रूर आप बताएं कि जो इस गाड़ी का असल मालिक है उसे आप बुला दें और आपके सामने उसके हस्ताक्षर करवाएं और उसका जो संबंधित डॉक्यूमेंट, उसके पते के संबंधित या जो उसका पैन कार्ड है वो भी आप उनसे ही प्राप्त करें और उन पर भी उनके हस्ताक्षर करवाएं। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। जब आप अपनी सेकंड गाड़ी किसी डीलर से खरीदते हैं तो ज़रूर याद करके डीलर से कहें कि जो असल मालिक है उसे आप बुलाएं और आपके सामने ही जो दस्तावेज है वो बिक्री संबंधित जो असल मालिक है वो साइन करे और संभव हो तो उस वाहन के मालिक को आप जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्यालय है वहाँ पर आप ले जाएं और उसके सामने ही दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे स्थान के रहने वाले हैं और जो गाड़ी का ओनर होता है उसका रेजिडेंस का एरिया कहीं और होता है, तो वहाँ पर क्योंकि एनओसी की ज़रूरत होती है और ऐसे एनओसी के बाद ही गाड़ी आपके जो जुडिक्शन का जो आरटीओ होता है वहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह के जो एनओसी लेने के लिए जो कागजात बनते हैं तो उन पर भी आप डीलर से बात करके असल मालिक से साइन करवाएं और अपने सामने करवाएं और फिर आप अपने नाम पर गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाएं। ऐसा करने पर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आपको भविष्य में नहीं होगी और आपने जो अपने पैसे से जो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है उसका भी आप सही तरीके से आनंद ले पाएंगे। तो ये जानकारी थी जो थोड़ी सी कानूनी भी और महत्वपूर्ण भी थी, तो ये आप लोगों के बीच में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी ज़रूर आपको अच्छी भी लगी होगी और आपके काम की भी ये ज़रूर सिद्ध होगी। अब इसके अलावा कोई और प्रश्न या सुझाव भी आपके मन में है तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स करें, तो उसका जवाब या तो कमेंट्स के रिप्लाई में या फिर और किसी नए वीडियो में ज़रूर आप सभी के बीच में साझा किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद आप सभी का।